हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एएम की जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको याद है एएम को मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको 2018 में जो आया था गेट का, वो जनरेशन का ही था। तो आपने एएम जनरेट करनी है तो कैसे करोगे? आपके पास यहाँ से एक सिग्नल आया, ठीक है, यहाँ से एक सिग्नल आया मैसेज सिग्नल एमटी, यहाँ से नीचे से एक सिग्नल आया सीटी। ठीक है, इन दोनों को सम करके आप क्या करो, किसी स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस में से पास कर दो, स्क्वायर लॉ डिवाइस जो भी है, ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस में से पास कर दो। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होता है, ए वी आई प्लस बी वी आई स्क्वायर जनरली। ठीक है, तो आप इसमें से पास करोगे, फिर जो भी कंपोनेंट आएंगे उसको बैंड पास फिल्टर में से पास कर देना, बैंड पास फिल्टर में से पास कर देना। तो बीपीएफ से पास करोगे तो आपके पास यहाँ जो आएगा वो एएम वेव आ जाएगी। ठीक है, एक मेथड तो हमने ये पढ़ा था। अब ये ना मैथमेटिक्स है टोटली। ठीक है, गेट में आपको ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कौन, मतलब ईएससी के अंदर कई बार पूछ रहे कि जनरेशन के मेथड बताओ, तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्क्वायर लॉ जनरेशन। ठीक है, स्क्वायर लॉ मेथड का स्क्वायर लॉ मेथड बोलते हैं। स्क्वायर लॉ मेथड से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर लॉ मेथड है, एएम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सिग्नल लो ऐड करो, उसके बाद स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करो, जैसे डायोड टाइप हो गया, और बैंड पास फिल्टर से पास कर दो तो आपको एएम वेव मिल जाएगी। सेकंड, अब इसका पूरा एनालिसिस कर लेना आप कि ये कैसे कैसे यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ से बैंड पास फिल्टर के बाद क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड मेथड होता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास स्विचिंग मॉड्यूलेटर। स्विचिंग मॉड्यूलेटर के अंदर क्या होता है, ऐसे ही दो ये कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल दोनों मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक डायोड लगा होता है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग में नहीं जा रहा मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट काम नहीं है ये। ठीक है, यूजलेस चीज़ें सारी। तो पॉइंट इतना सा है, बस आपको नाम इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है कि आपको आईईएस के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो बताओ इनमें से कौन सा मेथड है जो एएम को जनरेट करता है। तो मेथड का नाम होता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। इसके भी वर्किंग पे नहीं जा रहे। ठीक है, अगर कभी टाइम लगा तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से स्विचिंग मॉड्यूलेटर की कि कैसे वर्क करता है। डन है जी। अभी जो मेन मुद्दा था हमारा वो था डीमॉड्यूलेशन का। आपने इसको क्या कर दिया था, एएम को जनरेट तो कर लिया। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी उसमें एएम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अभी जो मुद्दा है, आपने एएम को जनरेट करके ट्रांसमीटर के थ्रू उसको भेज दिया। रिसीवर के ऊपर आपको एएम में से अपना मैसेज सिग्नल वापस चाहिए। ठीक है, एएम में से आपको अपना मैसेज सिग्नल वापस चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है कि मॉड्यूलेटेड एएम वेव में से आपको अपना मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है, जो हेलो आपने बोल के भेजा था उसको बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो इसका सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो एक होता है स्क्वायर लॉ, ये लो, ठीक है, मैं गलत बोलता हूँ, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, इसको आप समझ लेना। ठीक है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, आपने क्या करना है, यहाँ से एक एएम वेव देनी है पीछे से, जो आपने पीछे से भेज के रखी थी। तो ये सारा काम रिसीवर एंड पे है क्योंकि वो डीमॉड्यूलेट करेगा। तो ये बन गया आपके पास स्क्वायर लॉ डिटेक्टर बन गया यहाँ से, या स्क्वायर लॉ डिवाइस बन गई यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर लॉ डिवाइस बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ए वी आई प्लस बी वी आई का स्क्वायर, इस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। पेपर के अंदर ध्यान रखना, वो करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है क्या रखे। जनरली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे रहते हैं कि ए वी आई प्लस वी, यहाँ से वी आई मतलब जो आपने इनपुट दी, और इस बार इनपुट क्या है, एएम वेव। ठीक है, इस बार इनपुट क्या है, एएम वेव। तो यहाँ से आपके पास आएगा, कुछ कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको लो पास फिल्टर में से पास करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका मैसेज सिग्नल, जो आपने हेलो लिख के भेजा था ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कैसे। सपोज आपके पास एएम की वेव, आपको याद है क्या थी एएम की वेव, जनरल पढ़ लें, जनरल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, ए सी इंटू 1 प्लस के ए एम टी, ठीक है, इंटू कोस ओमेगा सी टी, ये आपने भेजा था, एएम वेव पीछे से बना के भेजी। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगी, इस करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा इस चीज़ का इस तरीके से, मतलब ए टाइम्स सेम सिग्नल। तो ए टाइम्स सेम सिग्नल मतलब इसको ओपन ही कर लो, इसको मैं अगर ओपन कर दो क्या लिखूंगा, ए सी कोस ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस ए सी के ए कोस ओमेगा सी टी, और इसके साथ एम टी। ठीक है,
ये था AM वेव, आपने यहाँ से भेजा, तो ये इसकी क्या खास बात है, ये एक बार तो A से मल्टीप्लाई करेगा, फिर स्केयर करेगा और B से ये काम करता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो A टाइम्स ये सारा सिग्नल, ठीक है, तो A टाइम्स में लिख सकते हो यहाँ से AC cos ओमेगा CT, ठीक है, प्लस AC, ठीक है, KA cos ओमेगा CT MT, डन। ये तो हो गया A टाइम्स, प्लस बी टाइम इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, देखो बी टाइम्स इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर cos ओमेगा C स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको रेड से लिख देता हूँ, बाकी जो कंपोनेंट बचा इसको रेड से लिख देंगे, प्लस बी टाइम्स, ठीक है, प्लस बी टाइम इसका स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर KA स्क्वायर, ठीक है, cos ओमेगा CT स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर MT का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास यहाँ से इस कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस 2b टाइम्स ये इंटू ये, है ना, ये इंटू ये क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर KA और cos ओमेगा C का स्क्वायर और इंटू MT। तो ये सारी चीज़ें मिली आपको कहाँ पे, लो पास फिल्टर से पहले। अब क्या करेगा लो पास फिल्टर, क्या करेगा, जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे उनको रख लेगा और बाकी सभी को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो सबसे पहले तो ना मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। सिंप्लीफाई क्या है, जैसे आपको दिख रहा है, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की। यहाँ पे देखो आप, जब आपको पता है आप कोस का स्क्वायर करते हो ना, तो एक तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, एक पहले फर्स्ट काम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, दूसरा एक ना DC सिग्नल भी जनरेट होता है। आपको पता है ना, देखो cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इसके बराबर होता है। तो आप देख रहे हो जब आप स्क्वायर करते हो ना तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, लेकिन एक DC कंपोनेंट भी प्रोड्यूस होता है। तो मैं इसको थोड़ा खोलना चाहूँगा, इसको एक्सपैंड करूँगा मैं। तो एक्सपैंड करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसकी जगह बनेगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा CT, ठीक है, यहाँ पे बनेगा ये। उसके बाद ये तो था ही और ये तो था ही, उसके बाद इसको भी एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करूँगा तो सेम तरीके से 1/2 प्लस cos 1/2 cos 2 ओमेगा CT, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको लो पास फिल्टर से पास करने से पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ जरा एक बार, ठीक है, मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट बन रहे हैं। और मैं ना सिर्फ राइट साइड के प्लॉट करूँगा, ठीक है, लेफ्ट का आपको पता है उसमें एक्जैक्टली सेम ही आते हैं, ठीक है, ये 0 वाला एक्सिस है। तो 1 बाय 1 सबको प्लॉट कर देंगे। तो ये कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, देखो ये कंपोनेंट आएगा ओमेगा C, मतलब यहाँ कहीं आ गया FC, ले लेते हैं इसको, F की फॉर्म में लिखेंगे। अभी सिर्फ कंपोनेंट प्लॉट करूँगा ताकि मेरे को आइडिया लगे कि लो पास फिल्टर से जब मैं पास करूँगा। और ध्यान रखना, लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FM रखना, FM मतलब जो मैसेज की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको रखना, ठीक है। तो या उससे हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हो आप, ताकि बिल्कुल ही क्लियरली आपको मैसेज मिल जाए, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी, कट ऑफ F कट, तो उसको क्या रखेंगे, जो मैसेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी ना उसके आसपास रखेंगे लो पास फिल्टर के। तो इसकी ये जो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे बनेगा। ये कंपोनेंट देखो कहाँ पे बनेगा, ये तो एम्पलीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे देखो MT का FM पे बनता तो ओमेगा C उसको अपने प्लेस पे ले जाएगा, यहाँ कहीं बनेगा ऐसे, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। मान लो MT का वो मान लेते हैं कि MT कैसा दिख रहा है हमें, MT कैसा दिख रहा है हमें, MT सपोज हमें ऐसा दिख रहा है। हम मान के चलेंगे कि जो आपका मैसेज सिग्नल था उसका जो फोरियर था ना इस शेप का था। शेप आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी प्रेजेंट थी, FM थी। तो ये क्या करेगा, कोस ओमेगा C, ये क्या करेगा FC पे उसको प्लेस कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, FC प्लस FM, और ये आ जाएगा सॉरी FC, ये क्या बनेगा यहाँ से, देखो ये कंपोनेंट सेंटर में कितना है FC, ये कितना आ जाएगा FC प्लस FM, और ये कितना आ जाएगा FC माइनस FM, ठीक है। यहाँ तक हमने प्लॉट कर लिया। थर्ड देखो ये कहाँ जाएगा, एक तो DC कंपोनेंट देके जाएगा, देखो ये यहाँ से एक तो DC आएगा, ठीक है, एक DC कंपोनेंट आ जाएगा, और उसके बाद एक डबल फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक डबल फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट आएगा, मतलब जिसके अंदर जिसकी इम्पल्स कहाँ पे रहेगी, जिसकी इम्पल्स रहेगी 2 ओमेगा C पे, 2 FC पे रहेगी। ये भी कवर हो गया।
उसके बाद इसको देखो अगर आप, तो इसके अंदर ना इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये तो एम्पलीट्यूड है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसको अगर मैं इन हिस्सों में तोड़ रहा हूँ तो एम स्क्वेयर टी एक तो इसके साथ आएगा, तो एम स्क्वेयर टी अगर एम टी का एफ एम है तो एम स्क्वेयर टी का कहाँ तक बन जाएगा, 2 FM तक। ये आ गया 2 FM तक, ठीक है, 2 FM तक आ गया, और ये नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा, -2 FM तक, ठीक है। और दूसरा एम स्क्वेयर टी कोस 2 ओमेगा सी, तो ये तो पहले सी, इसका मतलब क्या, एम स्क्वेयर टी कोस ओमेगा 2C पे क्या होएगा, शिफ्ट होएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ से ऐसे, मतलब 2FC + 2FM, और ये कितना आ जाएगा 2FC - 2FM। ये शायद हट गया, उससे बाहर चला गया होगा जहाँ तक ख्याल है, बोर्ड नहीं अब ये शो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ ये कवर हो गया। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या सिग्नल है, तो एम्पलीट्यूड है, हमें सिर्फ इससे, ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको, कोस स्क्वायर को, एम टी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार तो एम टी आएगा, और एम टी का फोरियर आपको कहीं यहाँ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड बना रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि हमें एम्पलीट्यूड से अभी कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा, जब एम टी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos ओमेगा पे, मतलब 2FC पे कहीं यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। तो ये सारे हमने क्या किए, कंपोनेंट प्रोड्यूस कर लिए उसके, जहाँ जहाँ पे भी कंपोनेंट थे। अब आप क्या करोगे, लो पास फिल्टर का जब यूज़ करोगे तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो इसको और इसको, इन दोनों को उड़ा देगा, गेम खत्म, बचा क्या। और आपके पास फिल्टर जो है ना वो इस टाइप का होगा कुछ, जिसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है लो पास फिल्टर की वो FM से हल्की सी ज़्यादा रहेगी। तो आपके पास जो ये मैसेज सिग्नल है ना, ये क्लियरली आपको क्या हो जाएगा, नज़र आ जाएगा वहाँ पे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, इस मैसेज सिग्नल के साथ साथ ना ये देखो कुछ और कंपोनेंट भी आ रहा है। देखो ये 2FM, ये जो मैसेज है ये पूरा थोड़ी हटेगा सेकंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी 2FM है, मतलब एम स्क्वायर टी वाला मैसेज पूरा नहीं जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, ये तो आएगा ही। जब आप लो पास फिल्टर यूज़ करोगे तो वो इसको तो रख ही लेगा मैसेज को, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी थोड़ा बहुत, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये कैंसिल होएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर तो सिर्फ इतना पास करता है, लेकिन आप ये भी कट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये 2FM वाले का ये वाला मैसेज, ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ तक पार्ट सारा कवर हो रहा है, तो ये सारा हमारे लिए क्या करेगा, नॉइज़ का काम करेगा। चलो अब एक काम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि फिल्टर से पास करने के बाद आपके पास बचा क्या क्या। एक तो बचेगा ये वाला कंपोनेंट, देखो ये देखो 2, ये उसके बाद MT और उसके साथ 1/2, मतलब क्या बचा आपके पास यहाँ आउटपुट के अंदर, यहाँ पे बचा 2B, ठीक है, 2B AC² KA, ठीक है, AC² KA, उसके बाद 2B AC² KA MT का 1/2 इंटू MT। एक तो ये बच गया, ठीक है। दूसरा क्या बचा था, M² T वाला, M² T वाला कंपोनेंट ये रहा, देखो ये क्या बचेगा, प्लस यहाँ से देखो ये बचेगा B AC² KA का स्क्वायर, ठीक है, और M² T, और इसके साथ क्या था 1/2, ये था, ठीक है। तो आप एक चीज़, तो ये हो गया आपके पास डीमोडुलेशन, और फाइनली आपको क्या मिल गया, मैसेज सिग्नल मिल गया। लेकिन आप देख रहे हो इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है क्या, कि आपके पास जो डिजायर्ड सिग्नल है वो तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक और सिग्नल भी आ रहा है जो हमारे पास किसका काम करेगा, नॉइज़ का काम करेगा। बट होपफुली आपको समझ तो आया कि हमने डीमोडुलेशन कैसे करनी है। तो सिंपली आपने स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करना है, फिर LPF यूज़ कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कई बार ना आपसे वो क्या करता है, ऐसे इस स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बट ध्यान रखना वो ये आपको लिख के देगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो लिख के देगा आपको। तो ES में हो सकता है वो पूछ लें फालतू में, कि वो मान के चलते हैं कि आपको कई चीज़ें खुद से जूम करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मान लो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो कई बार ना आपसे वो ये पूछेंगे कि स्क्वायर लॉ डिवाइस का यूज़ करके हमने AM को डीमोडुलेट किया, तो बताओ डिजायर्ड और जो डिजायर्ड सिग्नल है वो सॉरी, और जो अनडिजायर्ड सिग्नल है उनकी रेशो क्या रहेगी। तो आप बता सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से रेशो रहेगी, रेशो इज इक्वल टू डिजायर्ड बाय, जो हमें चाहिए था वो डिजायर्ड बाय, और जो हमें नहीं चाहिए था वो अनडिजायर्ड, ठीक है। तो क्या आएगा बताना, डिजायर्ड कंपोनेंट क्या है, अब इसको डिजायर्ड मतलब MT के साथ वाला, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा B AC का स्क्वायर इंटू KA डिवाइड बाय, ठीक है, B AC का स्क्वायर इंटू KA, ये तो 2 कैंसिल हो गया ना, ये आएगा अपॉन में कितना, B AC का स्क्वायर, ठीक है, KA का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो देखना है क्या बचा फिर टोटल,
और इसको भी कर ही लो डिवाइड ना, इसको भी कर ही लो क्योंकि इसका काम आएगा, ठीक है। डिवाइड मतलब इसको भी कर ही लो मल्टीप्लाई, ऊपर एम टी है और नीचे क्या है, एम टी का स्क्वायर, एम टी का स्क्वायर। तो देखना फाइनली क्या बचा आपके पास, ये देखो बी से बी कैंसिल हो गया, इसी स्क्वायर से इसी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। टू ऊपर आएगा, एक तो टू आ गया ऊपर, और नीचे बचेगा आपके पास के ए एम टी, ये बचेगा के ए एम टी। तो ये तो था डिजायर्ड वोल्टेज डिवाइड बाय, क्योंकि वोल्टेज की फॉर्म में है ना, डिजायर्ड वोल्टेज डिवाइड बाय अनडिजायर्ड। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो डिजायर्ड पावर डिवाइड बाय अनडिजायर्ड पावर, उसको हम एस एन आर बोल देते हैं, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं उसको, एस एन आर। तो आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि हमारे पास जब हम ये डीमोडुलेशन करते हैं, तो अगर मैं एस एन आर की बात करता हूँ, सिग्नल टू नॉइज रेशो की अगर मैं बात करूँगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर आ जाएगा वो 4 डिवाइड बाय के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी। और आपको पता है इसकी वैल्यू होती है म्यू, इसकी के एम टी की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू, तो ये बन जाएगा 4 बाय म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो एस एन आर की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय म्यू का होल स्क्वायर, या फिर अगर आप सिंपली रेशो बोलोगे तो आ जाएगा 2 बाय के एम टी। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखो कि अगर आपने म्यू की वैल्यू बढ़ाई तो मॉड्यूलेशन बढ़ेगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन डेप्थ, ठीक है, या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, सारे इसी के नाम थे, ठीक है। तो हम इसको बढ़ाएंगे, तो हम तो चाहते हैं कि भाई हम ए एम को बढ़ा के भेजें कुछ, क्योंकि ए एम करे तो कुछ फायदा दो, तो लेकिन उससे क्या होगा, एस एन आर कम हो जाएगी आपके पास। या फिर अगर आप इसको कम करते हो तो एस एन आर बढ़ जाएगी। कम मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या पॉइंट होता है कि एस एन आर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बीच में हमेशा क्या रहता है, एक ट्रेड ऑफ रहता है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, समझ रहे हो। तो आप इस मतलब आपको एक तरीके से काम करना पड़ता है कि एस एन आर भी सेटिस्फैक्टरली काम करे, क्योंकि आपको पता है कहीं रिसीवर जो होते हैं उनके लिए एस एन आर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लेवल से ऊपर पावर वहाँ पे ना पहुंचे तो वो मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास सिग्नल आया ही नहीं है, समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि एस एन आर और म्यू के बीच में क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्वायर लॉ डिटेक्शन, ठीक है। तो आप मतलब आपको समझ आ गई होगी कि क्या कुछ कहानी है इसकी, सिंपल वो आपसे पूछेगा, बस एस एन आर का थोड़ा मैं बताना चाहता था यहाँ पे, अदरवाइज तो पूरा मैथ है, ठीक है। तो ये था आपके पास फर्स्ट मेथड कि उसको कैसे डीमोडुलेट करना है। सेकंड मेथड होता है इनवेलप डिटेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायर लॉ सॉरी इनवेलप डिटेक्शन के अंदर क्या है, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनवेलप का मीनिंग है। तो आपके पास जो इनवेलप होता है इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर की शेप है ना, जिसके पीक्स को मिलाने के बाद जो भी सिग्नल होता है उसके पीक्स को मिलाने के बाद जो एक सिग्नल आपके पास बनता है ना, शेप जो बनती है उसको इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास यही तो है मैसेज, देखो इनवेलप के अंदर ही तो मैसेज घुसा हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास अगर आप इनवेलप को डिटेक्ट कर लो तो मतलब आपको मैसेज मिल गया ना, क्योंकि जो वेरिएशन है किसकी है, ये मैसेज की वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सर्किट, देखना इसके अंदर आपके पास एक डायोड होता है, ठीक है। डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो ये आपके पास एक सर्किट होता है जिस ये सी हो गया, ये आर हो गया, ये डायोड है, और यहाँ पे आप इस इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करते हो, आप इस ये जो आपके पास इनपुट सिग्नल है एएम सिग्नल, आप इसको अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी वर्किंग कैसे होती है। सपोज आपने यहाँ पे इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हो, इधर ये आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब मैसेज सिग्नल जो आपको हेलो सुनाई देना चाहिए वो आप चाहते हो यहाँ पे। तो हुआ क्या कि आपने ये एएम सिग्नल, ये एस एएम वेव थी, एस एएम वेव, एएम सिग्नल आपने इसको जैसे दिया तो आप देख रहे हो इस पॉइंट के ऊपर ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बैस हो जाएगा, समझ रहे हो। ये हाई वोल्टेज है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी ना इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो आप देखोगे जैसे आप ये वोल्टेज यहाँ पे लगाओगे, कितनी थी याद है, AC टाइम्स 1 प्लस म्यू, अगर आपको याद हो ये थी AC टाइम्स 1 प्लस म्यू। तो जब आप आपने इसको अप्लाई किया यहाँ पे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस होते ही देखो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो जितनी भी वोल्टेज यहाँ पे लगाओगे वो डायरेक्टली आपको कैपेसिटर को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाएगा, जितनी वोल्टेज आप यहाँ लगाओगे मतलब यही वोल्टेज क्या बनेगी, कैपेसिटर की वोल्टेज बन जाएगी। अब जैसे, लेकिन इनपुट थोड़ी रुक रही है तो चलती जा रही है। अब देखो ये वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जैसे ही आगे चली, ये इससे तो थोड़ा कम हुई ना, इससे थोड़ा कम हुई, इसका मतलब ये है, इसको मैं नाम दे तो कुछ मान लेते हैं 20 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है, 20 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एएम सिग्नल लगाया, ये कैपेसिटर 20 वोल्ट को चार्ज हो गया, तो यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया, ठीक है, 20 वोल्ट आ गया, और डायोड जो था वो शॉर्ट बिहेव कर रहा था। जैसे आपके पास सिग्नल की वैल्यू आगे की तरफ प्रोसीड की, जैसे सिग्नल की वैल्यू आगे की तरफ प्रोसीड की, तो ये जो एएम की वैल्यू है ये 20 से कम हुई,
मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 19.9 वोल्ट होगी सपोज। तो इस टाइम पे जो आपका डायोड है वो कैसे बिहेव करेगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होते ही ये क्या करेगा, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ऐसे ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये टूट गया। तो ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करने का मतलब है कि कैपेसिटर जो है अब वो अपनी वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ से वो अपने वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो भी वोल्टेज आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी वही वोल्टेज आउटपुट में आएगी। इसका मतलब इनिशियली आपके पास आउटपुट के अंदर वोल्टेज कितनी थी, ये थी। फिर उसके बाद कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया तो ये कैपेसिटर, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ब्लू वाले से मान लो मैं कैपेसिटर की वोल्टेज बना लेता हूँ, ठीक है, ब्लू मार्कर से। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे पहुंचा सपोज, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास कैपेसिटर के पास वोल्टेज आई, यही आपके पास आउटपुट के अंदर है ब्लू वाला जो है, क्योंकि जितनी वोल्टेज कैपेसिटर वही आपको आउटपुट में दिखाई देगी। यहाँ पे पहुँचते ही सपोज ये वोल्टेज आपके पास 18 है, मान लो ये वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी 18 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन पीछे से इनपुट की वैल्यू देखो इससे ज़्यादा है, तो ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वही कैपेसिटर को मिलता जाएगा। तो कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज करेगा, देखो यहाँ से ऐसे पीक तक फिर से चार्ज किया, फिर पीक पे आया, फिर कैपेसिटर की वोल्टेज ज़्यादा लेकिन इनपुट पे कम, फिर से डायोड रिवर्स बायस, फिर से कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा ऐसे, इस तरीके से, ऐसे डिस्चार्ज, फिर इंक्रीज, फिर डिस्चार्ज, ठीक है, ऐसे करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा। तो आप देखोगे कि आपके पास ये क्या करता है, देखो पीक्स को ही क्या कर रहा है, डिटेक्ट करते जा रहा है, पीक्स को डिटेक्ट करते जा रहा है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, यहाँ से, ये पहले क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर, फिर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे। तो आप देख रहे हो कि आपके पास इस टाइप से ये देखो, ये जो वेरिएशन है ये आपको क्या होगी, आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट क्या आपको क्या हो गया, मैसेज सिग्नल डिटेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट मैसेज सिग्नल डिटेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट ऑलमोस्ट डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास देखो यहाँ से कैपेसिटर ने अपनी वोल्टेज डिक्रीज करनी स्टार्ट की, ठीक है। तो आपको पता है डिक्रीज जो करते हैं इसकी वोल्टेज जो डिस्चार्ज होती है, डिक्रीज मतलब इसका जो वोल्टेज का डिस्चार्ज होता है वो आरसी के ऊपर डिपेंड करता है, इस आर और सी के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क में आपको पढ़ा चुका हूँ सारा कि कैसे आरसी सर्किट काम करता है, सारी थ्योरी आपको पता है, ठीक है। तो आप देखोगे आरसी टाइम कांस्टेंट होता है, तो आप देखोगे कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो इस आरसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास आरसी की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि आपको प्रॉपर मैसेज मिले। सपोज आरसी की वैल्यू कुछ अमाउंट मान लो, पहले तो ये सिग्नल, ये जो अंदर वाला सिग्नल कैरियर सिग्नल है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ से अगर ये स्टार्ट होता है वापस यहाँ तक घूम के आता है, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड हुआ इसका, ये एक टाइम पीरियड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, टी सी इज इक्वल टू 1/fc, जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी है उसका उल्टा क्या होता है, कैरियर का टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कैपेसिटर है ना, जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है वो क्या करे, वो इतने टाइम तक डिस्चार्ज ना करे। मतलब जब इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया आ गया ना, तो ये अपने आप को ऐसा ना हो कि इतने टाइम के अंदर कैपेसिटर यहाँ से यहाँ पे चला जाए, इतना डिस्चार्ज हो जाए, फिर ये ऐसे चार्ज करेगा, फिर ये डिस्चार्ज करे, फिर ये आप देख रहे हो ना, ये ब्लू वाली ऑलमोस्ट मैसेज को रिकवर कर रही है। बट अगर ये वोल्टेज कुछ ऐसे बनी, अगर ये कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसके एक टाइम पीरियड से पहले ही डिस्चार्ज हो गया, एक टाइम पीरियड समझ रहे हो, इसका जो टाइम पीरियड है कैरियर का, उसमें ही कैपेसिटर ने अपनी काफ़ी वोल्टेज लूज कर दी, तो फिर ये चार्ज होएगा। फिर तो आप देखो इस टाइप से ट्रायंगल से बनेंगे काफ़ी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग कॉन्स्टेंट है ना, जो डिस्चार्जिंग टाइम है, टाइम कॉन्स्टेंट, वो आपके पास बड़ा होना चाहिए, किससे, इसके टाइम कांस्टेंट से, इसके टाइम पीरियड से, मतलब 1/fc से, और काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो कई बार हम ऐसे कंडीशन लगाते हैं कि RC शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन 1/fc। इसका मतलब ये है कि जब इसका एक साइकिल कंप्लीट होएगा ना, तो ये अपनी वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रखे, ठीक ठाक रखे। एक दूसरा टाइम होता है आपके पास इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेव, ये यहाँ से लेके देखो यहाँ से लेके अगर यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास वेव स्टार्ट हुई है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा।
यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या चाहोगे, अब देखो अगर आपने टाइम, इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अब मैं, कोई बंदा क्या करेगा, उसने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का ही क्या आएगा 1/fm, ये समझ में आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1/fm, क्योंकि ये किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो टाइम पीरियड है किसका है, मैसेज सिग्नल का, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल टाइम पीरियड आएगा 1/fm। तो अब मान लो आपने गलती से ऐसा कर दिया कि आरसी की वैल्यू इससे भी बड़ी कर दी, एफएम से भी बड़ी कर दी, तो हो क्या रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होएगा यहाँ तक, मतलब कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कहीं जाके डिस्चार्ज होएगा। तो यार क्या आपको मैसेज मिला ऐसे करने से, क्योंकि मैसेज तो ये था, देखो ये मैसेज की वेरिएशन थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक रूल होता है कि आपके पास जो आरसी की वैल्यू है ना, वो इससे बहुत कम होनी चाहिए, इससे बहुत कम होनी चाहिए, किससे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, आरसी, अगर आपने आरसी गलती से 1/fm कर दिया तो आप देख रहे हो, अगर आपने 1/fm से भी बड़ा कर दिया तो ये डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा और आपको एक डीसी सिग्नल मिल जाएगा आउटपुट के अंदर। बट हमें तो वेरिएशन चाहिए थी, ये पीक्स चाहिए थे ये वाले। तो आप क्या करोगे, आरसी की वैल्यू को छोटा रखोगे, किससे, 1/fm से, ठीक है। 1/fm से आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। तो जो एप्रोप्रिएट जिसको वर्ड बोलते हैं, एप्रोप्रिएट जो टाइम कांस्टेंट है वो आपके पास बड़ा होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा होना चाहिए 1/fc से, और आपके पास छोटा होना चाहिए 1/fm से, ठीक है। ये कंडीशन आपने याद रखनी है बिल्कुल, कि जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, 1/fc से, लेकिन बहुत छोटा होना चाहिए 1/fm से। अच्छा, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कितना है, अगर मैं प्योर मतलब आइडियल डायोड मानूंगा तो आप देख रहे हो जितना यहाँ लगाओगे सारा का सारा पहुंच जाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल डायोड तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होएगा, तो उस केस के अंदर आपके पास जब इसका टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो वो इसका और इसका क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो चार्जिंग के लिए यहाँ तो वोल्टेज इसको शॉर्ट कर दोगे, क्योंकि आप अंदर की तरफ रेजिस्टेंस देखोगे ना, तो वो इसका मान लो आरएफ है और बहुत कम होता है, तो आप आरएफ और आर का इसको जब शॉर्ट करोगे पैरेलल आएगा, ठीक है। तो आप देखो आरएफ से भी कम वैल्यू आएगा, आरएफ पहले छोटा सा तो उससे भी कम छोटी, तो चार्जिंग तो ना बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। ये चार्जिंग तो जो है ना, बड़े कैपेसिटर की चार्जिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आता है आपके पास कि डिस्चार्जिंग क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आरएफ का कॉन्सेप्ट भी होता है अगर आपके पास डायोड आइडियल नहीं है, अदरवाइज हम चार्जिंग की बात ही नहीं करते, हम सारा काम किस में करते हैं, डिस्चार्जिंग के अंदर करते हैं। डन है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से भी आपके पास फिक्स नहीं है ये, मतलब कि आरसी की वैल्यू आपने 1/fc से बड़ी कर दी और 1/fm से छोटी कर दी, इसमें इसके अंदर भी आपके पास क्या है, प्रॉपर मतलब इसकी रिकवरी नहीं है, प्रॉपर रिकवरी नहीं है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर रिकवरी के लिए आपने दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि आरसी की जो परफेक्ट वैल्यू है ना, आरसी की वो छोटी होनी चाहिए, किससे, यह इक्वल भी आ सकती है 1/ωm इंटू 1 + म्यू cos ωm T0 डिवाइड बाय म्यू साइन ωm T0। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है किसी न किसी तरीके से। T0 क्या है, किसी भी टाइम के ऊपर आरसी को ये रिलेशन फॉलो, इसकी ना डेरिवेशन है प्रॉपर 8 से 10 स्टेप है, वो यूजलेस है सारी, ठीक है, हमारा मीनिंग की नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। वैसे तो आज तक सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बट हमें वो भी तैयार करना है कि नेक्स्ट टाइम इस पर ना बन जाए कहीं, ठीक है। तो आप देखोगे कि, ठीक है, एक तो ये रिलेशन आपके पास कि किसी भी टाइम के ऊपर अगर वो बात पूछे, T0 कोई भी टाइम है, तो आपके पास ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है, दूसरी जिसके अंदर टाइम का कोई सीन नहीं है, ये हमेशा ही फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, इसमें टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये हमेशा फॉलो होनी चाहिए, क्या, 1/ωm अंडर द रूट 1 - μ² डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। तो ये दो रिलेशन होते हैं आपके पास, ये दोनों के दोनों आपके पास अगर फॉलो रहेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आपको क्या होगी, एम वेव रिकवर हो जाएगी। इसकी डेरिवेशन फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर 8 से 9 स्टेप की डेरिवेशन है, टोटली यूजलेस है हमारे लिए। फिर भी अगर कभी लगा टाइम तो मैं इसकी भी वीडियो एक बना के रखूँगा अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, बट अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फालतू में टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि हम टोटली गेट ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आपके पास सारा सीन किसका, इनवैल्यूएबल डिटेक्टर का। एक खास चीज़ क्या है कि ये जो सिस्टम है वो तभी काम करेगा अगर आपके पास म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि अगर इक्वल पे भी हो सकता है, अगर 1 से ज़्यादा चली गई तो आपको पता है ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे बनेगी, इस तरीके से, ये चीज़ इस तरीके से बनेगी, और यहाँ से जो वेव नीचे से जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो ये क्या करता है, इनवैल्यूएबल डिटेक्टर सिर्फ पीक्स को डिटेक्ट करता है, तो आपके पास जो सिग्नल आएगा ना वही आएगा, ये यहाँ तक, फिर ये, मतलब आपको कुछ इस टाइप का सिग्नल दिखाई देगा, ऐसे
फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये थोड़ी मैसेज सिग्नल था, ठीक है। तो ध्यान रखना इनवेलप डिटेक्टर की भी ड्रॉबैक होती है क्या, कि ये आपके पास म्यू लेस देन 1 के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो इतना ही बनता है अभी इनवेलप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इनवेलप, ये इनवेलप जो है मतलब इसका इनवेलप अगर आप देखो तो क्या है, जो एम वेव है उसका मैग्नीट्यूड ही तो है, एम्पलीट्यूड का मोड, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मोड। तो इनवेलप जो है ये है, नहीं तो वो अगर मोड ना होता तो वो नीचे वाला भी ले जाता। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव पीक्स को डिटेक्ट नहीं करता इनवेलप डिटेक्टर, ये इसकी ड्रॉबैक होती है। तो आपके पास प्रॉपरली आपको इनवेलप मिल नहीं पाता। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनवेलप से रिलेटेड 2004 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी इनवेलप डिटेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनवेलप डिटेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन है टोटल, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी आप अच्छे से पढ़ के रखना, इन चीज़ों को समझना कि ये क्यों बने ऐसे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। और शेयर कर देना जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, गेट प्रीवियस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।